हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में स्केलेटल मसल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में बोन्स का जो एक फ्रेमवर्क है जो हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, प्लस जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनको मूवमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। ये कौन कौन सी बोन्स हैं, कैसे बनी है, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एनसीईआरटी में दी हैं, दैट ऑल वी हैव टू स्टडी। ठीक है, डू रिमेंबर बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कहीं भी ऑस्टियो वर्ड आता है उसका मतलब होता है सिंपली बोन। ठीक, अब यहाँ पर वैसे तो ऑस्टियोलॉजी एमबीबीएस में अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जहां आपको हर बोन को डिटेल में पढ़ना होता है, बट यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ पढ़ेंगे क्योंकि नीट में उसी से क्वेश्चंस आते हैं। डिटेल में आपको जानना है तो पहले नीट क्रैक करो, एमबीबीएस में जाओ फिर पढ़ना। ठीक है, चलो तो स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। तो आपको पहले से पता है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स वी हैव। एंड ये 206 बोन्स कौन सी हैं एग्जैक्टली, कौन सी बोन कितने नंबर में है, कहाँ है, उसकी पूरी नॉलेज हमको यहाँ पर लेनी है। तो उसको समझने के लिए पहले हम एक चार्ट और डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स हैं, देन विल गो इन द डिटेल। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखना कि स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ बोन्स ही नहीं आती, बल्कि हमारे बॉडी में जगह जगह जो कार्टिलेजेस हैं बच्चों, वो भी कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो कार्टिलेज को भी स्केलेटल सिस्टम का ही एक पार्ट मानते हैं। इनका नंबर फिक्स नहीं होता, ये अलग अलग जगह प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप्स की है। बहुत पहले डिटेल में पढ़ते थे, कहीं पर इलास्टिक कार्टिलेज होती है, हाइलाइन कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज होती है, बट अब वो डिटेल्स नहीं है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कार्टिलेज हमारी बॉडी का एक इलास्टिक टिश्यू है। ठीक है, दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट्स शोन बाय द बॉडी। हमें लगता है कि स्केलेटल सिस्टम हमें सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं जो स्केलेटल मसल्स करती हैं, उनके लिए बोन से अटैच होना, बोन की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स। अब देखो पढ़ने पर हमको लगेगा कि यार च्यूइंग में बोन्स का क्या रोल हो सकता है, बिल्कुल है। जब हम च्यूइंग मूवमेंट्स करते हैं तो हमारे जो मैक्सिला मैंडिबल है, उसमें जो मैंडिबल है ना, इसको लोअर जॉ बोलते हैं, ये एक बोन ही तो है। तो ये जब ऊपर नीचे करता है तभी तो टीथ एक दूसरे से टकराते हैं और उसी की वजह से च्यूइंग मूवमेंट पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं तो अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो वॉकिंग में हमारे हैंड और लेग की मसल्स, मतलब लेग की मसल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट वो मसल्स जिन बोन्स से जुड़ी हुई हैं उन बोन्स का अटैचमेंट भी जरूरी है। कोई भी पार्ट अगर हमारा बॉडी का फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उससे रिलेटेड मोशन, उससे रिलेटेड मूवमेंट्स नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ बोन एंड कार्टिलेज, यू नो दैट बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू में जो 4 तरह के मेन टिश्यूज हैं हमारे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, उनमें से कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं लूज, डेंस और स्पेशल। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, प्लस ब्लड और लिम्फ भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नाउ द फॉर्मर, अगर हम बात करें बोन की, तो बोन हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स। वी नो क्यों भाई बोन्स हार्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। अच्छा, आपने कभी इमेजिन किया है, कई बार बच्चों को लगता है कि बोन में सेल्स होती होंगी कि नहीं होती होंगी, बिल्कुल होती है। हम बोन को टिश्यू कह रहे हैं, टिश्यू मतलब सेल्स का बना हुआ है। तो बोन का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर तो आपके कोर्स में नहीं है, बट जस्ट मैं एक बेसिक आइडिया आपको दूं तो हमारी जो बोन्स है ना बच्चों, वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है सेल्स जो कि थोड़ा दूर दूर अरेंज्ड है, उन सेल्स के चारों तरफ जो खाली जगह है, उस खाली जगह में होता है एक मैट्रिक्स जिसमें कि एक जेली जैसा फ्लूइड होता है, और होते हैं कुछ फाइबर्स। ये कनेक्टिव टिश्यू के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होंगी, सेल्स के चारों तरफ जो खाली जगह है उसमें मैट्रिक्स होगा, और उसमें ही फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको बताया था कि ब्लड एक एक्सेप्शन है, कनेक्टिव टिश्यू होते हुए भी उसमें फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी बोन में जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, हमारे बोन्स में जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, बोन्स में सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। जब ये ऑस्टियोब्लास्ट मेच्योर हो जाती है तो इन्हीं को कह देते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या कह देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। तो यस, हमारे बोन्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और अगर सेल्स प्रेजेंट हैं तो उनको नरिशमेंट के लिए ब्लड सप्लाई, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, वो सब भी होती होंगी। तो बिल्कुल हमारे बोन के इंटरनली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बोन में कई सारी कैनाल्स भी होती हैं जिनमें से ब्लड वेसल्स, नर्व वगैरह सेल्स को सप्लाई कर सके। ठीक है,
प्लस इसके अलावा ना हमारी बोन्स में एक ऑस्टियोक्लास्ट भी होती है, ऑस्टियोक्लास्ट। हम आप पढ़ोगे आगे हार्मोन्स वाले चैप्टर में बताऊंगी कि हमारे बोन्स की लगातार रीमॉडलिंग चलती रहती है। बोन्स में कैल्शियम का डिपॉजिशन भी होता रहता है और पुराना कैल्शियम बोन से हटता भी रहता है, तो बोन्स को रिजॉर्ब करवाने में इन ऑस्टियोक्लास्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा बोन में सेल्स हो गए। अब बोन में जो मैट्रिक्स है, क्योंकि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो जो मैट्रिक्स है ना उसकी ये खासियत है कि ये कैल्सिफाइड हो गया है। नॉर्मली लूज या डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स जेली जैसा एक फ्लूइड होता है, बट यहाँ पर मैट्रिक्स में इतने सारे कैल्शियम सॉल्ट्स आके डिपॉजिट हो गए हैं कि इट बिकम हार्डन, तो इसी वजह से हमारी बोन्स कैसी हैं, हार्ड हैं। और रही बात फाइबर्स की, तो यस हमारे बोन्स में बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं जो बोन को और ज्यादा रिजिड बनाते हैं। ठीक है, तो यस बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सेल्स भी हैं, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स भी है और कोलेजन फाइबर्स भी हैं। इसी तरह अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं ना, कार्टिलेज भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो देखो कार्टिलेज की सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, जब वो मैच्योर हो जाती है तो वही सेम कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज में भी मैट्रिक्स होता है, बट कार्टिलेज क्यों इलास्टिक है, कार्टिलेज जैसे आप अपने नोज के टिप को टच करके देखो, आप जब उसको दबाओगे तो वो वापस रिबाउंड कर लेगा अपनी शेप को, या अपने ईयर पिन्ना को ऐसा करके देखो, छोड़ोगे तो वो वापस अपनी शेप में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि कार्टिलेजेस में इलास्टिसिटी होती है, बिकॉज क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड नहीं होता बल्कि प्लाएबल होता है। तो क्यों होता है प्लाएबल, क्योंकि इसमें कुछ दूसरे सॉल्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स। कॉन्ड्रो वर्ड किसके रेफरेंस में आता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज की स्टडी को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, ध्यान है, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। ओके, एंड इसी तरह कार्टिलेज में भी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज पूरी तरह से सॉफ्ट टिश्यू नहीं है बाकी टिश्यूज की तरह। कार्टिलेज बोन्स जितना रिजिड भी नहीं है और सॉफ्ट टिश्यू जितना सॉफ्ट भी नहीं है, बल्कि ये एक इलास्टिक टाइप का टिश्यू है, या यूं कह लो कि प्लाएबल टिश्यू है। इलास्टिक हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है, हाईलाइन हो सकता है, बट प्लाएबल टिश्यू है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर समझाइए आपको कि बोन्स में क्या होता है, बोन्स हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, वाइल अगर हम लेटर यानी कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज होती है स्लाइटली प्लाएबल ड्यू टू कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स। ठीक है, ये नीट में याद नहीं आता हमें, कैल्शियम तो पता रहता है बट कॉन्ड्रॉइटिन भूल जाते हैं। ओके, इवन अगर मैं आपको बताऊं तो हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू में एकदम से बोन्स नहीं बन जाती, बल्कि पहले बोन्स भी, ज्यादातर बोन्स कार्टिलेज की फॉर्म में ही बनती हैं। पहले वो कार्टिलेजेस होती है, फिर धीरे धीरे उन कार्टिलेजेस का कैल्सिफिकेशन होने लगता है, बोन्स चेंज होने लगती हैं, मतलब सेल्स वगैरह चेंज होने लगती हैं, और वही कार्टिलेज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बोन्स में। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारी बॉडी में जो बोन्स है ना उनको कार्टिलेजिनस बोन्स कहा जाता है, क्योंकि वो किससे डिराइव हुई हैं, किसी ना किसी कार्टिलेज से, और कुछ कार्टिलेज एज इट इज रह जाती हैं। ठीक है, नाउ कितनी बोन्स है ह्यूमन बॉडी में, यू नो 206 बोन्स, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनका नंबर थोड़ा ज्यादा होता है। जब बर्थ होने वाला होता है उससे पहले कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए नंबर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, एंड अ फ्यू कार्टिलेज, इसका नंबर फिक्स नहीं है। सो अब स्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए हमको बोन्स के बारे में पढ़ना है, एंड हमारी बोन्स को मतलब हमारे स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सियल स्केलेटन जो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया है, और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन जो यहाँ पर पिंक कलर से दिखाया है। एक्सियल स्केलेटन का मतलब जो हमारी बॉडी की मेन एक्सेस को बनाता है, मेन एक्सेस मतलब हमारा ये ट्रंक। ठीक है, तो हमारी बॉडी का ये जो ट्रंक है इसमें बताओ क्या क्या आता है। सबसे ऊपर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता हुआ हमारा स्कल, स्कल के ही पीछे क्या जा रहा है, हमारा बैकबोन, बैकबोन के बिल्कुल सामने क्या है, स्टर्नम, और बैकबोन और स्टर्नम को कनेक्ट करती हुई क्या है, हमारी रिब्स। तो ये चार बोन्स जो हैं वो आएंगी एक्सियल स्केलेटन में। कौन कौन सी चार बोन्स, एक तो हमारा स्कल, स्कल से ही पीछे की तरफ जा रहा है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, सामने की तरफ है स्टर्नम, इसमें लिखा नहीं हम लिख देते हैं स्टर्नम, और बैकबोन और स्टर्नम को कनेक्ट करती हुई है हमारी रिब्स। अच्छा इन्होंने रिब केज लिख दिया, ठीक है, तो ये सब रिब केज का पार्ट है। क्लियर, चार तरह की बोन्स याद रहेंगी एक्सियल स्केलेटन में, कौन सी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडेजेस, हम बोलते हैं ना अपेंडेजेस का मतलब बॉडी से निकलने वाले प्रोजेक्शंस, जैसे कॉकरोच में एंटीनीज हैं, लेग्स हैं, वो क्या है, अपेंडेजेस हैं। तो वैसे ही ह्यूमंस में इस एक्सियल स्केलेटन से जो कनेक्टेड बोन्स हैं, जो हमारे लिम्ब की बोन्स हैं, चाहे वो हैंड हो चाहे लेग्स हो, इनकी बोन्स को किस में रखा गया है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है हमारी फोर लिम्ब की बोन्स,
हमारे हाइंड लिम्ब की बोन्स, ठीक है। और इन लिम्ब बोन्स के अलावा एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आती हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं एक तो हमारी लिम्ब बोन्स, ठीक है, प्लस उसके अलावा आती हैं हमारी गर्डल्स। गर्डल्स क्या होता है बच्चों? देखना कि ये जो हमारा हैंड है, हैंड की जो बोन्स हैं, इसको मान लो मुझे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, हैंड को जोड़कर एक पूरा हैंड बना दिया, अलग अलग बोन्स जोड़कर। अब इस पूरे को मुझे कहाँ जोड़ना है? इस बॉडी के एक्सल मतलब मेन ट्रंक से जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर, यहाँ पीछे की तरफ हमारी बॉडी में एक बोन होती है स्कैपुला, और स्कैपुला के जस्ट ऊपर कॉलर बोन होती है जिसको कहते हैं क्लैविकल, ठीक है। तो ये स्कैपुला और क्लैविकल दोनों तरफ होती है, राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। इस पूरे को मिलाकर कहते हैं पैक्टोरल गर्डल। क्या कहते हैं? पैक्टोरल गर्डल। तो गर्डल मतलब एक ऐसी चीज जो एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो हैंड्स को कनेक्ट करने के लिए तो कौन है? पैक्टोरल गर्डल, ठीक है। इसी तरह जो हमारी पैरों की बोन्स हैं, इनको मेन स्केलेटन से कनेक्ट करने के लिए ये जो आपको दिख रही है, दिस इज द पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो नीचे की तरफ हो गई हमारी पेल्विक गर्डल, ऊपर की तरफ हो गई, शोल्डर लिख रखा है इन्होंने, दिस इज पैक्टोरल गर्डल। समझ में आ गया आपको? ये जो आपका जॉइंट है ना, जिससे आप अपना हाथ 360 डिग्री में मूव करते हो, तो ये जो जॉइंट है ये आपके हैंड बोन और पैक्टोरल गर्डल के बीच में है, ओके। तो पैक्टोरल गर्डल आपके हैंड को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करती है। यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपका जो हैंड है वो पहले स्कैपुला से जुड़ता है, स्कैपुला क्लैविकल से जुड़ती है, और क्लैविकल स्टर्नम से आके जुड़ जाती है, तो जुड़ गया। इसी तरह पैर में क्या होता है? जो आपके पैरों की बोन्स हैं, हाइंड लिम्ब की बोन्स हैं, वो जुड़ती हैं पेल्विक गर्डल से, और पेल्विक गर्डल जुड़ा रहता है बैकबोन में, सैक्रम वाली बैकबोन से, ठीक है। तो इस तरह आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करती है गर्डल्स। तो गर्डल्स भी किसका पार्ट होगी? एपेंडिकुलर स्केलेटन का, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर हम हमारी बॉडी के पूरे स्केलेटल सिस्टम को एक चार्ट से रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास दो स्केलेटन है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल में 4 बोन्स याद रखनी है हमेशा, स्कल से शुरू करो, बैकबोन, सामने स्टर्नम और दोनों को कनेक्ट करती हुई रिब्स। एपेंडिकुलर में गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स, ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएगा। अब नंबर कैसे याद करोगे? देखो बहुत आसान है। जो 206 बोन्स है ना, उसमें से हमेशा याद रखना कि हमारे 4 लिम्स है ना बच्चों, 2 फोर लिम्स, 2 हाइंड लिम्स, हर लिम्ब में 30 बोन्स हैं, 30 बोन्स इन ईच लिम्ब। तो 30 इंटू 4 कितना होता है? 120 होता है क्या? तो 120 बोन्स, 206 में से 120 बोन्स तो अकेले हमारे हाथ और पैरों में हैं, ओके। 120 बोन्स के अलावा अगर हम गर्डल की बात करें, तो गर्डल में मैंने तुमको कहा 2 स्कैपुला, 2 क्लैविकल, 4, और ये 2 पेल्विक बोन, 6। तो 6 बोन्स हमारे गर्डल में है, ठीक है। तो इसका मतलब 120 प्लस 6 कितना हो गया? 126। तो 206 में से 126 बोन्स आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में है, माइनस कर दो, बचेगा 80 बोन्स बनाती हैं आपके एक्सियल स्केलेटन को। अब इन 80 बोन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। इन 80 बोन्स में से जो हमारा स्कल है, ठीक है, उस स्कल में होती हैं 29 बोन्स। कैसे वो समझना एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारा जो स्कल है ना, उसमें 2 तरह की बोन्स हैं। ये तो क्रेनियल बोन्स हैं जो क्रेनियम यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और ये जो सामने की तरफ है ये फेशियल बोन्स हैं, ठीक है। तो 14 तो हमारी फेशियल बोन्स होती है और 8 हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं। तो 14 और 8 कितना हुआ? 22। तो स्कल जो खुद कितनी बोन्स का बना है? स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 22 बोन्स, हमेशा याद रखना। लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि स्कल में 29 बोन्स गिनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि 22 बोन्स का तो ये खुद बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक नीचे अलग से हायोइड बोन होती है जो टंग जहां पर जाके कनेक्ट होती है। तो इस हायोइड बोन को भी स्कल का ही एक पार्ट मानते हैं। ये स्कल को बना नहीं रही, बट इट इज एसोसिएटेड विद द स्कल, ठीक है। एक बोन ये हो गई, प्लस आपको पता है हमारे मिडिल ईयर में, जो हमारे ईयर का स्ट्रक्चर होता है, उसमें अंदर मिडिल ईयर में 3 और 3 छोटी छोटी बोन्स दोनों ईयर में अलग अलग होती हैं। तो 3 और 3 6, यानी इनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। तो हमारे स्कल की बोन्स कैसे ध्यान रखोगे आप? 22 बोन्स का तो खुद स्कल बना हुआ है, प्लस 7 बोन्स एडिशनली हैं, जिनमें से एक है हायोइड बोन और 6 है ईयर ऑसिकल्स। इसलिए स्कल में कितनी बोन्स मानोगे आप? 29 बोन्स। बट स्टिल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ध्यान रखना, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ
फेशियल एंड क्रेनियल बोन्स दैट इज 22। तो आप स्कल में 29 भी लिख सकते हो या इसको आप 22 + 7 भी याद रख सकते हो, जिससे आपको ध्यान रहेगा 22 तो खुद स्कल की है, 7 स्कल से एसोसिएटेड बोन्स हैं। ठीक है, क्लियर। बैकबोन तो सबको पता होगा, बैकबोन में टोटल कितनी वर्टिब्री हैं? 26 वर्टिब्री। आपकी जो बैकबोन है वो एक सिंगल बोन थोड़ी ना है, ये एक पूरी एक ही बोन है। अगर वो एक ही रिजिड बोन होती ना, आपने कभी देखा है कि जैसे आपके हैंड है तो आपके हैंड में आप इस वाले पार्ट को बीच से कहीं मूव कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये एक ही बोन है, फिर ये दूसरी बोन है, तो यहाँ बीच में से कहीं मोड़ नहीं सकते आप। जहां पर दो बोन्स का जंक्शन आएगा वहीं पर आप मूवमेंट्स कर सकते हो, है ना। तो एक इंटैक्ट बोन कभी भी बीच में से इधर उधर से मूव नहीं करती। तो अगर हमारी बैकबोन एक सिंगल इंटैक्ट बोन होती रॉड की तरह, तो हम ये जो झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारे मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी बैकबोन इज नॉट अ सिंगल बोन बट इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बोन्स, छोटी छोटी अलग अलग बोन से बनी होती है। उन ईच बोन को हम कहते हैं वर्टिब्री। ठीक है, तो हमारे बैकबोन में टोटल कितनी वर्टिब्री होती है? 26 वर्टिब्री होती है। क्लियर है। इस 26 वर्टिब्री में भी सर्वाइकल कितनी है, थोरैसिक कितनी है, लंबर कितनी है, वो हम आगे सीखेंगे। वैसे बहुत आसान है, आप याद रखना चाहो तो। ये तो नीट में बहुत कॉमनली पूछते हैं कि मैमल्स में 7 तो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, यानी हमारे बैकबोन में 7 वर्टिब्री हमारे नेक रीजन में होती है, 12 थोरैसिक होती है, फिर 5 हमारे बैक वाले रीजन में होती है, लंबर वर्टिब्री बोलते हैं इनको। फिर उस लंबर के नीचे एक बड़ी सी सेक्रम होती है सिंगल, और फिर एक पीछे छोटी सी टेल के जैसी होती है कॉक्सीजियल। ठीक है, तो इस तरह आप इनको काउंट करेंगे तो दीज आर 26 वर्टिब्री। और याद रखना, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे ना, तब एक्चुअली में जो सेक्रम और कॉक्सीजियल थी, ये भी सेक्रम भी 5 थी और कॉक्सीजियल भी 4 थी, बट बर्थ से पहले ये फ्यूज हो गई। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास 33 वर्टिब्री थी, बट आफ्टर बर्थ हमारे पास 26 वर्टिब्री ही रह गई है। ओके, तो स्कल में हो गई 29, बैकबोन में हो गई 26, स्टर्नम इज अ सिंगल फ्लैट बोन, फ्रंट पे होती है, एकदम सिंगल बोन होती है। थोरैसिक केज में हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, और रिब्स कितनी है हमारे पास, ये भी हमने पढ़ा है, 12 पेयर रिब्स। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो 24 रिब्स हो गई। तो हो गया क्या? 80। देखना, 29 बोन्स स्कल की, 26 बोन्स बैकबोन की, एक स्टर्नम और 24 रिब्स। ठीक है, 26 + 24 करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 50 बोन्स तो ये हो गई, 29 और एक 30 बोन ये हो गई, तो 50 + 30 80 बोन्स हो गई। ठीक है, तो हमारे एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स हैं बच्चों? 80 बोन्स, जिसमें से स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें हमारे पेंडिकुलर स्केलेटन की, तो उसमें मैंने तुमको कहा गर्डल्स टोटल 6 बोन्स रखती हैं, जिनमें से जो पैक्टोरल गर्डल है, पैक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स हैं, 2 स्कैपुला हैं, 2 क्लाविकल हैं, जबकि पेल्विक गर्डल में टोटल 2 ही बोन्स हैं, एक इस तरफ की, एक इस तरफ की, जिनको इंडिविजुअली हिप बोन या कॉक्सल बोन कहते हैं। सबकी डिटेल हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लिम्ब बोन्स में चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, सब में 30 बोन इन ईच लिम्ब प्रेजेंट है, 30 बोन्स इन ईच लिम्ब। क्लियर, तो 120 यहाँ हो गई। अब हो गया क्या? अब आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अब एक बार या तो वीडियो पॉज करके या क्लास के बाद आप है ना आंख बंद करके रिवाइज कर लेना कि हमारी 206 बोन्स कैसे हैं, हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या? अगर कर पा रहे हो तो आधा तो यही याद हो गया आपको ये चैप्टर। ठीक है, चलो अब हम 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन से। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में मैंने तुमको क्या कहा? 4 चीजें आएंगी, एक तो स्कल प्लस वर्टिब्रल कॉलम प्लस स्टर्नम प्लस रिब्स, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा स्कल है, स्कल पीछे जुड़ा रहता है हमारी बैकबोन से, बैकबोन से शुरू होती है रिब्स, और रिब्स सामने आकर इंसर्ट होती है स्टर्नम में। ठीक है, तो स्कल के बारे में क्या दिया है भाई? एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। इसमें से अगर हम पहले स्कल की बात करें तो स्कल के लिए क्लियरली लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स, जो ब्रेन को कवर कर रही हैं क्रेनियल, और जो सामने की तरफ है वो फेशियल। दोनों में से क्रेनियल बोन्स होती हैं 8, फेशियल होती हैं 14, तो टोटल कितनी हो गई ये? 22 बोन्स। ठीक है,
इसमें भी क्रेनियल बोन्स 8 कैसे हैं भाई, इसको अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई है हमारी क्रेनियल बोन्स जो है ना, वो आप कैसे याद रखोगे, देखो बहुत आसान है। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, इसको कवर करती हुई जो बोन होती है उसका नाम दिया गया फ्रंटल बोन। फिर दो यहाँ पर साइड में, इनको बोलते हैं पेरिफेरल बोन, ठीक है, सॉरी पेराइटल बोन, मतलब जो पेरिफेरल है उनको बोलते हैं पेराइटल बोन। फिर हमारे दो ईयर्स के ऊपर यहाँ पर जो स्कल का पार्ट है उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन, और सबसे पीछे की तरफ हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है। तो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल तो एक एक है, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल, वेंट्रल और डॉर्सल एक एक सरफेस है, और लैटरली जो बोन्स हैं दो पैराइटल और दो टेम्पोरल, कितनी हो गई, 6 हुई भाई। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, दो पैराइटल और दो टेम्पोरल, तो 6 क्रेनियल बोन्स तो ये हो गई। दिख रहे हैं क्या आपको नाम यहाँ पे, देखो दिस इज द फ्रंटल बोन, ये वाली हो गई पैराइटल बोन, कान के जस्ट ऊपर हो गई टेम्पोरल बोन, और सबसे पीछे की तरफ हो गई हमारी ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। इनके नंबर भी लिख देती हूं मैं, फ्रंटल एक है, ऑक्सीपिटल भी एक है, बट पैराइटल और टेम्पोरल दो दो हैं। तो अभी तो 6 ही बोन्स हुई, हम कह रहे हैं कि क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं, तो बाकी की दो कहाँ हैं बच्चों, यहाँ पर इन्होंने नाम तो दिखाए हैं स्फेनॉइड बोन और एथमॉइड बोन, उसको यहाँ लेबल किया है, बट अगर एग्जैक्टली आप देखो ना, ये जो स्फेनॉइड और एथमॉइड बोन है ये ना बेस ऑफ द स्कल पे ज्यादा अच्छे से दिखती है। स्फेनॉइड बोन का एक प्रोजेक्शन यहाँ तक आता है, इसलिए यहाँ दिखा दिया उन्होंने, और एथमॉइड बोन जो है वो हमारे ऑर्बिट को बनाती है। ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट समझते हो, जिसमें हमारी आई बॉल है, जैसे आपने खोपड़ी देखी होगी तांत्रिकों के पास, उसमें दो गड्ढे नहीं होते सामने की तरफ, उसमें हमारी आई बॉल प्रोटेक्टेड रहती है, तो उन गड्ढों को बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर स्फेनॉइड और एथमॉइड बोन देखो, ये बेस ऑफ द स्कल दिखाया है, जैसे अपन तो हमेशा खोपड़ी को सामने से देखते हैं, अगर आप उसको उठाकर नीचे बेस से देखोगे तो ये देखो बेस पर भी अलग से दिख रही है आपको बटरफ्लाई शेप्ड, दिस इज द स्फेनॉइड बोन, ठीक है। और एथमॉइड कहाँ है, ये रही, ये यहाँ पर होती है जहां पर हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, नेजल कैविटी वाला पार्ट होता है, वहां पर होती है एथमॉइड बोन, ठीक है। तो एक एक हो गई स्फेनॉइड एंड एथमॉइड, एक एक हो गई स्फेनॉइड एंड एथमॉइड, हो गई क्या 8 बोन्स, ठीक है। तो हमारी जो 8 क्रेनियल बोन्स हैं उनमें 4 बोन्स तो अनपेयर्ड हैं और 2 बोन्स पेयर्ड हैं। पहले ब्रेन के रेफरेंस में याद रखो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फिर बेस ऑफ द स्कल में याद रखो स्फेनॉइड बोन एंड एथमॉइड बोन, ठीक है, क्लियर। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी है इस डायग्राम में, दीज आर द क्रेनियल बोन्स, जो कि कितनी है टोटल 8। अब आते हैं हम फेशियल बोन्स पर, ठीक है। बट फेशियल बोन्स पर आने से पहले एक चीज और देखना कि ये जो हमारी पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन होती है ना बच्चों, इस ऑक्सीपिटल बोन में नीचे की तरफ 2 प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, इधर और इधर, पीछे है ना ये, तो इधर और इधर 2 प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 प्रोजेक्शन है ना हमारे पास, ये दिखाया है इन्होंने, देखो ये रहा है ना। तो क्योंकि वी हैव 2 कॉन्डाइल्स, ह्यूमंस में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, तो हमारे स्कल को बोलते हैं डायकॉन्डाइलिक स्कल। पूछते हैं नीट में, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में डायकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है। कुछ एनिमल्स में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल भी होता है, बट वी हैव डायकॉन्डाइलिक स्कल, और यही वो जगह है बच्चों, यही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो पीछे की तरफ है, वहां हमारे बैकबोन की पहली वर्टिब्री आकर जुड़ती है। जैसे मान लो ये हमारा स्कल है और ये हमारी बैकबोन है, तो जो स्कल से 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल निकले होंगे ना, वहां पे फर्स्ट वर्टिब्री के 2 प्रोजेक्शंस ऐसे जाकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यही वो जगह है जहां से हमारा बैकबोन आर्टिकुलेट करता है स्कल के साथ, ठीक है, डू रिमेंबर। नाउ अगर हम बात करें फेशियल बोन्स की, अब फेशियल बोन्स 14 हैं, यहाँ पर आपको सारी नहीं दिखाई है, पहले यहाँ देखते हैं कौन कौन सी दिखाई है। तो फेशियल बोन्स में यहाँ पर आपको दिखाई है, देखो हमारे जो ऑर्बिट है ना बच्चों, वो एक अकेली बोन का नहीं बना, ऑर्बिट में बहुत सारी बोन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे एथमॉइड है, लेक्राइमल बोन है, ठीक है, फिर यहाँ पर नेजल बोन है, उसका भी कुछ पार्ट जा रहा है, तो उनमें से एक बोन है लेक्राइमल बोन, ठीक है। लेक्राइमल वर्ड और कहीं भी आता है क्या, जो हमारे आंसू बहते हैं ना आंख से, तो वो एक्चुअली में लेक्राइमल ग्लैंड की वजह से होते हैं। हमारे आईज में एक छोटी सी लेक्राइमल ग्लैंड होती है यहाँ लेटरली, उनसे डक्ट के थ्रू टीयर्स जो हैं वो पूरी आंख में फैलते रहते हैं। इवन नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि जब इमोशनल होते हैं हम तभी आंसू आते हैं, हमेशा हमारी आंखों में गीलापन रहता है ना, तो वो जो गीलापन है वो किसकी वजह से, वो टीयर्स की वजह से, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड। तो उसी के रेफरेंस में बोन का नाम रख दिया लेक्राइमल बोन, ठीक है। देन लेक्राइमल बोन के बाद ये जो हमारा नेजल सेप्टम है ना, ये ऐसे खड़ा हुआ नेजल सेप्टम अंदर तक है, तो इस नेजल सेप्टम का इनिशियल पार्ट जो है वो बना होता है नेजल बोन का, जबकि ये टिप वाला पार्ट बना होता है कार्टिलेज का। तो ये हो गई हमारी नेजल बोन, ठीक है।
नेजल बोन हो गई। देन ये जो अपने उभार होता है ना चिक्स में थोड़ा, ये देखो आप फील करो, ये इस तरह का जो उभार आपको दिख रहा है, ये आपकी जाइगोमैटिक बोन की वजह से है। तो यहां पर होती है हमारी ये वाली आपको दिख रही है, दिस इज द जाइगोमैटिक बोन। ओके, दिस इज द जाइगोमैटिक बोन। देन जाइगोमैटिक बोन के बाद कौन कौन सी हो गई, लेक्राइमल हो गई, नेजल हो गई, देन जाइगोमैटिक बोन हो गई। अब आ जाओ अपने मैग्जिला और मैंडिबल पे। तो ये जो आपके स्कल का पार्ट है, दिस इज मैग्जिला, जिसको आप कहते हो अपर जॉ, जिसमें आपके टीथ सिचुएटेड है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है दिस वन, ये है आपका मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ। ठीक, अब इसको एक चीज और समझना कि यहाँ पर इन्होंने फेशियल बोन्स में सिर्फ 5 ही बोन्स दिखाई हैं। पहले तो मैग्जिला मैंडिबल से रिलेटेड एक चीज देखो, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नेजल बोन दिखाई है, दिख रही है दोनों नेजल बोन्स, लेक्राइमल बोन दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी एक इंफीरियर नेजल कॉन्का और होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये सब ना अंदर कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर है बड़े, तो उनको बाहर से दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसमें तो बस समझाने के लिए ऐसे दिखा दिया है, बट ये अंदर की तरफ होती है, इसलिए आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं दिखाया, बट नाम आपको याद रखना है इंफीरियर नेजल कॉन्का, अगर रख सको तो, ठीक है। देन तो नेजल, लेक्राइमल और इंफीरियर नेजल कॉन्का ये तो हो ही गई, प्लस इसी नेजल सेप्टम वाले पार्ट पे ना यहाँ पर एक सिंगल बोन होती है बीच में, जिसको कहते हैं वोमर बोन। तो फेशियल बोन्स में एनसीईआरटी में तो नेजल और लेक्राइमल ही दिखाई है, बट नेजल लेक्राइमल के साथ आपको इंफीरियर नेजल और वोमर भी याद रखनी है। ये तीनों पेयर्ड है, फिर एक अनपेयर्ड आ गई, ये तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब इधर वाले पार्ट में मैंने आपको कहा 2 जाइगोमैटिक बोन है, कहाँ है इसमें, ये रही देखो, ये ग्रीन कलर से दिखाई है, ये आपकी जाइगोमैटिक बोन हो गई, ये जो उभार आपको दिख रहा है दिस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। ओके, ये जो 2 आपको दिख रही है येलो कलर की, ये है हमारी मैग्जिला, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि यही बाहर है, ये ऐसे मैग्जिला का ये पार्ट तो है ही, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है एग्जैक्टली। इसी मैग्जिला में नीचे सॉकेट्स बने हुए होंगे जिसमें आपके अपर जॉ के टीथ सिचुएटेड है, ठीक है। एंड अगर आप अंदर की तरफ जाओगे, जब आप मुंह खोलते हो तो ऊपर पैलेट होता है ना, तो पैलेट भी क्या है, पैलेट भी एक बोन है जिसको बोलते हैं पैलेटाइन बोन। तो मैग्जिला के अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमको मिलेगी पैलेटाइन बोन। देखो कहाँ जाके लेबल किया है, बट इसको आप मतलब ये लोकेशन बताना चाह रहे हैं, आप 3D में इमेजिन करो, खुद ही देख भी सकते हो, इसमें तो इमेजिन करने की क्या जरूरत है कि आपके मैग्जिला के अंदर मुंह खोलेंगे तो जो अंदर पैलेट है ऐसे लेटा हुआ फ्लैट, वो कौन सी बोन है, वो है पैलेटाइन बोन। तो मैग्जिला भी 2 हैं और पैलेटाइन बोन भी 2 हैं, ठीक है। तो जाइगोमैटिक पेयर्ड हो गई, मैग्जिला पेयर्ड हो गई, पैलेटाइन पेयर्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंडिबल है ना हमारा, इसमें बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि भाई मैग्जिला तो 2 हैं तो सोचते हैं मैंडिबल भी 2 होंगे, नहीं। जब जैसे ऑस्टियोलॉजी में जब हम लोग मैंडिबल हाथ में लेके देखते थे तो मैंडिबल पूरा एक ही है, इसमें कोई बीच में आपको वो नहीं दिखेगा कनेक्शन, मैग्जिला में तो बीच में कनेक्शन दिखेगा, बट यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। मैंडिबल इज अ सिंगल बोन, तो ये जो हमारा लोअर जॉ है दिस इज अ सिंगल बोन, ठीक है। तो 4 तो हमने पहले ये याद की, कौन कौन सी, नेजल, लेक्राइमल, इंफीरियर नेजल और वोमर, जिसमें से 3 पेयर्ड एक अनपेयर्ड। फिर 4 हमने और याद की, कौन कौन सी, पहले जाइगोमैटिक, फिर मैग्जिला, फिर पैलेटाइन और सबसे नीचे मैंडिबल। इसमें भी सेम, ये तीनों 2-2 हैं और मैंडिबल लास्ट में एक ही है। तो इस तरह हमारी जो फेशियल बोन्स हैं वो टोटल कितनी हुई, 14 बोन्स हुई, जिनमें से 4-4 के पेयर में हमने याद किए, 4 में से 3 पेयर्ड हैं, एक अनपेयर्ड है, फिर दोबारा 4 में से 3 पेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है। क्लियर, इस तरह हमारी बनती है 14 फेशियल बोन्स। तो एनसीईआरटी में सारी फेशियल बोन्स नहीं दी हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 14 कैसे हुई, तो मैंने आपको बता दिया। लेक्राइमल भी 2 हैं, नेजल भी 2 हैं। इसके बाद आप पहले क्या याद रखोगे, लेक्राइमल और नेजल के बाद आप याद रखोगे इंफीरियर नेजल, कॉन्का एंड वोमर बोन, जो कि एक है, ठीक है। इन चारों को एक साथ याद रखोगे, क्लियर। फिर आप याद रखोगे जाइगोमैटिक बोन, जो कि कितनी है, बट ऑब्वियस 2 हैं दोनों तरफ। मैग्जिला भी 2 हैं, मैंडिबल एक ही है, पर मैग्जिला और मैंडिबल के बीच में आप एक और नाम याद रखोगे, दैट इज पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन। ये भी कितनी है, ये भी 2 है, ठीक है। तो 2 2 2 1, तो इसको एक अलग ग्रुप में याद रखोगे। तो इस तरह हमारी क्या हुई, ये जो मैंने येलो बॉक्स में बनाई है ये हो गई हमारी फेशियल बोन्स, जो कि कितनी है, 14।
ठीक है, डन। तो 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स, मिला के 22 बोन्स का तो स्कल खुद बना है। अच्छा, उसमें एक और चीज याद रखना, कहीं लिखा नहीं है, बट मैग्जिला और मैंडिबल में से दोनों मूवेबल नहीं होते बच्चों। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम च्युइंग करते हैं या अपन मुंह खोलते हैं बंद करते हैं, तो आप कभी है ना अपना हाथ इधर मैग्जिला पे रख के अब बोलो मुंह खोलो और बंद करो, आपका ये हाथ ऊपर नहीं जाएगा, यानी मैग्जिला ऊपर नहीं जा रहा। जो मूवमेंट हो रहा है ना उसमें मैंडिबल नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, देखो है ना। तो मैंडिबल नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ना कि मैग्जिला। तो मैग्जिला तो फिक्स रहता है स्कल में, जो मूवेबल जॉ है हमारा वो कौन सा है, दैट इज ओनली द मैंडिबल। तो मैंडिबल जो है वो हमारा मूवेबल जॉ है, जबकि मैग्जिला जो है दिस इज अ फिक्स्ड जॉ। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। तो ये आपकी हुई फेशियल बोन्स। इनके अलावा, इन बोन्स के अलावा हमारे स्कल में नीचे की तरफ, नॉट एग्जैक्टली इन द स्कल, बेस ऑफ द बकल कैविटी पर नीचे की तरफ होती है हायोइड बोन, जो आपको अलग से याद रखनी है, हायोइड बोन। और यहाँ मिडिल ईयर में 6 ईयर ऑसिकल्स होती हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। तो ये दोनों मिलकर हायोइड बोन 1, ये 6, 6 और 1 7, तो 22 + 7 हो जाती है 29। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। देखें एनसीईआरटी में थ्योरी में क्या क्या लिखा है। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर, दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। क्रेनियम सिंपली स्कल, ब्रेन बॉक्स को कहते हैं, ठीक है ना, ब्रेन को जो कवर करने वाला स्कल है उसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ठीक, the facial region is made up of 14 skeletal elements which form the front part of the skull। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा, इनके नाम वगैरह कुछ नहीं लिखे एनसीईआरटी में। a single U shaped hyoid bone, हायोइड बोन का शेप देखो आप, मैं दिखाती हूँ आपको एक और डायग्राम, ये रहा, ये हमारे इसमें दिखाया है आपको, यहाँ पर आपको दिख रही है ये व्हाइट कलर की बोन, ये रही देखो, ये ठीक है, ये यहाँ से कट कर दी, तो ये मैंडिबल कट करा है तब जाके अंदर से दिख रहा है वो, तो यहाँ पे अलग से निकाल के दिखाई है। तो दिस इज यू शेप्ड हायोइड बोन, जो बेस ऑफ द बकल कैविटी पे होती है अंदर की तरफ, और हमारी टंग उससे जुड़ी रहती है। क्लियर, तो वी हैव अ सिंगल यू शेप्ड हायोइड बोन। कहाँ होती है इसकी पोजीशन याद रखना, एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, एंड देखो लिख दिया ना, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, स्कल को बनाती नहीं है बट स्कल का ही एक पार्ट है। ओके, देन अगर हम ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो वी हैव 6 ईयर ऑसिकल, जिनमें से 3 ईच ईयर में होती है। ईयर में भी कौन से पार्ट में, मिडिल ईयर में। अब ईयर तो कोर्स से हट गया है तो आपको पूरा तो पढ़ना नहीं है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि देखो ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये जो कान में होता है ना, हम कई बार ईयर को क्लीन करने के लिए अंदर टूथपिक, मतलब टूथपिक तो कभी नहीं डालनी चाहिए, ईयरबड वगैरह डाल देते हैं, उसको भी बहुत ध्यान से डालना चाहिए, तो ईयरबड कान का पर्दा नहीं फट जाए, उसमें कोई डैमेज नहीं हो जाए, तो ये तो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, ये देखो ये वाला इतना सा पार्ट, ये हमारा मिडिल ईयर है। इस मिडिल ईयर को अगर हम जूम करके देखेंगे तो आपको इस मिडिल ईयर में ये 3 बोन्स दिखेंगी। एक हैमर के शेप की, हथौड़े के शेप की होती है जिसको कहते हैं मेलियस, फिर एक एनविल शेप की होती है। एनविल मतलब वो आपने देखा हो तो जो लोहार वगैरह होते हैं वो लोहे को जब पीटते हैं, उस पर जब हैमरिंग करते हैं तो नीचे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको एनविल बोलते हैं, वो बिल्कुल इसी शेप का होता है। ठीक है, तो ये दिस इज एनविल शेप इनकस। और सबसे छोटी बोन है स्टेपीज, ये होती है स्टिरअप शेप्ड। स्टिरअप का मतलब जो आपने देखा होगा जब हम घोड़े पे बैठते हैं तो अपने पैर फंसाने के लिए एक इस तरह का वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है ना, तो वो जो है दैट इज स्टिरअप। तो ये 3 ईयर ऑसिकल्स के नाम और इनकी शेप नीट में पूछी जाती है, आपको याद रखनी है। मेलियस, एक मिनट रुकना जरा, कौन कौन सी है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इसको मिस से याद रखा जाता है इसी सीक्वेंस में, बाहर से अंदर जाओगे तो मेलियस, इनकस और छोटी सी स्टेपीज, ये रही मिस। ठीक है, तो 3 ईयर ऑसिकल्स इधर के मिडिल ईयर में और 3 उधर के मिडिल ईयर में, और ये सबसे हमारा इंटरनल ईयर है, दैट इज कॉक्लिया। इंटरनल ईयर में एक जलेबी जैसा घुमावदार पार्ट होता है जिसको कॉक्लिया बोलते हैं। अब तो ईयर हट गया तो पढ़ना नहीं है, वरना इसको डिटेल में पढ़ते थे पहले। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके तीनों ईयर ऑसिकल के नाम हाईलाइट कर लो, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपको, मिस। शेप लिख देती हूं, मेलियस का शेप है हैमर शेप्ड, इनकस का शेप है एनविल शेप, लिख दिया एनविल शेप्ड,
और स्टिरअप स्टेपीज का शेप है स्टिरअप शेप, स्टिरअप, ठीक है, स्टिरअप ये इस तरीके का। क्लियर? हैमर तो आपको पता ही है सबको, और एनविल इस तरीके का होता है, ठीक है। तो हैमर, एनविल और स्टिरअप। क्लियर? नाउ द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स, ये तो स्कल की बोन्स हो गई। अब इसमें बताया कि स्कल बैकबोन से कैसे जुड़ता है, तो यहां लिखा है कि द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट का मतलब जुड़ना, विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। दैट्स व्हाई हमारा स्कल कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो बात हो गई हमारे स्कल की। अब आ जाते हैं हम हमारी बैकबोन पर। बस ज्यादा डिटेल नहीं जाना आपको, सिर्फ जितना जितना एनसीईआरटी में और जहां जहां मुझे लग रहा है वहां एडिशनली मैं आपको बताते चल रही हूँ। ठीक है, नाउ बैकबोन की अगर बात करें बच्चों हम, तो आपको पता है, अभी ये भी बताया मैंने, बैकबोन इज कंपोज्ड ऑफ 26 सीरियली अरेंज यूनिट, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्री, बट ऑब्वियस हमारे बॉडी के डॉर्सली प्रेजेंट है। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। हमारा जो बॉडी का ट्रंक है वो पूरा बैकबोन पे टिका है। किसी की बैकबोन फ्रैक्चर हो जाए तो वो अपने पोस्चर्स को मेंटेन नहीं कर सकता, उठना बैठना लेटना पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो प्रॉपरली हील ना हो जाए। ठीक है, नाउ अब वर्टिब्री को, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले एक चीज देखना कि ये हमारा बैकबोन दिखाया है इसमें, ठीक है, जिसमें आपको बोला है कि बैकबोन में 5 तरह की वर्टिब्री होती हैं। जो ऊपर नेक रीजन में है सर्वाइकल वर्टिब्री, थॉरेक्स वाले रीजन में थोरैसिक वर्टिब्री, फिर बैक वाले रीजन में लंबर वर्टिब्री, नीचे की तरफ एक सैक्रम, ठीक है, ये एक्चुअली 5 बोन्स का फ्यूजन होती है। ठीक है, और फिर पीछे छोटी सी एक टेल बोन जैसी होती है, दैट इज कॉकिक्स। अगर ये लंबी हो जाती हमारे में तो हमारे में भी टेल होता, क्योंकि हमारे में ये वेस्टिजियल है तो हमारे में टेल भी नहीं है। क्लियर? कॉकिक्स 4 का फ्यूजन है, इसलिए मैंने 4 को ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का फ्यूजन है, यहाँ पे 4 का फ्यूजन है, बट ये फ्यूज हो गए हैं, इसलिए अल्टीमेटली एक सैक्रम और एक कॉकिक्स ही मानेंगे बच्चों। ठीक है, जबकि इनका नंबर क्या है, 7 12 5। क्लियर है ना? सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है। क्लियर? तो अब है ना, अगर हम इन वर्टिब्रीज को देखें कि ये आपस में जुड़ी कैसे हैं, तो देखो इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। ये हमारी ना वर्टिब्री दिखाई है, और वर्टिब्री है ना, आपको थोड़ा सा आप वैसे इमेजिन कर सकते हो, वो छोटे बच्चों के ब्लॉक्स नहीं होते खेलने के, वो ब्लॉक को एक के ऊपर एक रख के एक लंबा सा टावर खड़ा कर देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमारी बैकबोन एक के ऊपर एक रखी हुई है। बस फर्क इतना है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये वाला पार्ट तो इस ब्लॉक का पूरा सॉलिड पार्ट है अंदर से, बट इस ब्लॉक में पीछे की तरफ कुछ प्रोजेक्शंस भी निकले हुए हैं, यानी हर वर्टिब्री में पीछे की तरफ प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस है, मतलब ये ऐसे दिखाया डायग्राम, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा बैकबोन है और ये उसके प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं ना बच्चों, इन प्रोजेक्शंस के बीच बीच में खाली जगह रहती है। जैसे अगर आप एक वर्टिब्री को देखो तो ये तो बॉडी ऑफ द वर्टिब्री है, और ये इस वर्टिब्री से निकलने वाले प्रोजेक्शंस है, और ये खाली जगह है। ठीक है, तो आप सोचो इस तरह के स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे पकड़ा और एक के ऊपर एक जमाती गई मैं, तो क्या ये जो खाली जगह है वो एक के ऊपर एक आ जाएगी, ओवरलैप करेगी, और एक खाली कैनाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस जगह को कहते हैं न्यूरल कैनाल, और यही वो जगह है जहां पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। भाई स्कल के अंदर तो ब्रेन है, और ब्रेन की जो पूंछ है स्पाइनल कॉर्ड, वो कहाँ प्रोटेक्टेड है, हम कहते हैं ना वो बैकबोन के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या बैकबोन एक हॉलो बोन है? नहीं, बैकबोन हॉलो नहीं है, बैकबोन वर्टिब्री से बनी है। वर्टिब्री एक सॉलिड बोन है, जैसे नॉर्मल कोई भी बोन होती है, बहुत छोटी बोन है, लेकिन वर्टिब्री का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि उसके प्रोजेक्शंस और उसकी बॉडी के बीच में खाली जगह है, और अगर आप एक के ऊपर एक वर्टिब्री को रखोगे तो वो सारी खाली जगह ओवरलैप करेंगी, और इसको मतलब इस खाली जगह को भी बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। तो ये सारे फोरामेन ओवरलैप करेंगे और एक कैनाल बना देंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ईच वर्टिब्री, क्या लिखा है, ईच वर्टिब्री हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन। हर वर्टिब्री में सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन। जब सारे वर्टिब्रल फोरामेन एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं तो क्या बन जाती है? न्यूरल कैनाल। और इसी न्यूरल कैनाल के थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है या वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स का बना है, नर्वस टिश्यू है,
और बैकबोन उसको प्रोटेक्ट करता हुआ बोनी टिश्यू है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने एनिमल किंगडम में भी क्लैरिफाई किया था, वरना बहुत बार बच्चे मैंने देखा स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम को एक ही समझते हैं। तो पेन के अंदर रिफिल होती है ना, तो पेन तो आपका क्या है, बैकबोन, और वो रिफिल क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। और उस रिफिल में भी इंक भरी रहती है ना, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी अंदर में दोबारा एक छोटी पतली सी कैनाल होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी, न्यूरॉन्स के बीचों बीच, वहां पर भरा रहता है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पढ़ते हैं ना हम एनिमल किंगडम में कि कॉर्डेट्स में वी हैव सिंगल डोर्सल एंड हॉलो स्पाइनल कॉर्ड, हॉलो नर्व कॉर्ड। तो हॉलो क्यों, क्योंकि हमारे जैसे रिफिल में इंक भरी रहती है, वैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैनाल है, उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। न्यूरल कैनाल तो वो जगह है जहां स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक और कैनाल है जिसमें कि सीएसएफ भरा रहता है, उसे बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। तो हमारी बैकबोन किस तरह से अरेंज होती है वो समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनना इसमें कि हमने ये तो कह दिया कि बैकबोन एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज है, पर ये बैकबोन आपस में जुड़ी कैसे। तो दो बैकबोन्स को, मतलब नॉट बैकबोन, दो वर्टिब्री को आपस में जोड़ने के लिए, ये आपको एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली में एक कार्टिलेज की लेयर है बच्चों, जिससे इनके जॉइंट्स में, दो वर्टिब्री के बीच में जॉइंट्स में इलास्टिसिटी बनी रहे, मूवेबिलिटी आ जाए, है ना। तो ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां भी लिखा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्री को जोड़ने वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सुना है आपने, आजकल तो बहुत बच्चों को, जिम वगैरह जाते हैं बच्चे, तो कई बार ज्यादा वेट एक साथ उठा लेते हैं तो उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्लिप डिस्क का मतलब यही होता है कि एकदम से वेट उठा लेने से कई बार इस पर प्रेशर आ जाता है बैकबोन पर, और कोई भी दो वर्टिब्री के बीच की एक जो डिस्क है, ये जो कार्टिलेज है, वो थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, डिसओरिएंट हो जाती है, तो वो फिर बहुत टाइम लेता है सही होने में, कई बार तो सालों लग जाते हैं और उसको बैकएक से राहत ही नहीं मिलती है। तो इसलिए कभी भी जिम वगैरह जाओ तो इन चीजों का ध्यान रखना, जो ट्रेनर, जो वहां के लोग कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वेट उठाना। अननेसेसरी ज्यादा वेट या एकदम से उठा लिया तो आपको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, और स्लिप डिस्क एक बार हो जाए तो फिर जनरली सही होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो स्लिप डिस्क किससे बना वर्ड, डिस्क यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहीं पर लिख दो, इट इज द जॉइंट, कैसा जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, इट इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्री। ये आगे जॉइंट्स वाले टॉपिक में दे रखा है। ठीक है, क्लियर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क समझ में आ गई क्या होती है। तो इसका मतलब हमारी जो बैकबोन है, वर्टिब्री है, वो सब आपस में कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई है, एक तो यहाँ जुड़ी हुई है और भी एक जगह जुड़ी होती है, कहाँ पर, कि हमारी बैकबोन से जो प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं ना बच्चों, ये जो है ये तो पीछे वाला प्रोजेक्शन है, स्पाइनस प्रोसेस, और ये जो आपको दिख रहा है इधर, ऐसा ही सेम उधर भी होगा, राइट लेफ्ट, है ना। तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ थोड़ा सा आप समझ सको इसलिए बता रही हूँ। तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं वर्टिब्रीज के, ये भी ऊपर नीचे वाले वर्टिब्री में आपस में जुड़े रहते हैं। इनकी हेल्प से भी जो हम इस तरह के मूवमेंट्स करते हैं ना, तो उसमें ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो भी एक दूसरे पर ग्लाइड करते हैं, ऐसे ग्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी बैकबोन का एक जॉइंट है, बट उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको मेनली तो बस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में ही याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ें क्या। चलो, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है वर्टिब्री का स्ट्रक्चर, उसमें सारे प्रोजेक्शंस के नाम पढ़ने जाओगे तो बहुत डिटेल है, बट वो सब हमें नहीं पढ़ना। क्लियर, मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। अच्छा, अब जो भी हमारी टोटल वर्टिब्री हैं 26 वर्टिब्री, उनमें से जो पहली दो वर्टिब्री हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनके नाम याद रखना बच्चों। जो हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है, जिसको मैं C1 कह दूं, और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री C2, इन दोनों के नाम याद रखना। C1 को कहते हैं एटलस और C2 को कहते हैं एक्सेस। C1 को कहते हैं एटलस और C2 को कहते हैं एक्सेस। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वर्टिब्री का नाम है एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो बट ऑब्वियस, हमारे स्कल से कौन जुड़ी हुई है, पहली वर्टिब्री, दैट इज एटलस, किससे जुड़ी हुई है स्कल के, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। क्लियर, तो दोनों के बीच में एक जॉइंट बनेगा क्या, इस जॉइंट को कहते हैं बच्चों एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और आप ये जो यस मूवमेंट करते हो ना,
नॉडिंग, किसी बात में नॉडिंग करना, अपनी सहमति देना, यस करना, तो यस मूवमेंट करते वक्त यही जॉइंट आपकी हेल्प करता है। जो आपका स्कल है वो पहली वर्टिब्री के अलोंग ऊपर नीचे होता है, तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यस मूवमेंट। ये मैंने एक एडिशनल पॉइंट आपको बताया है। यस मूवमेंट मतलब नॉडिंग मूवमेंट, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर दे तो नहीं रखा, बट इसी तरह से जैसे हम यस मूवमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है फिर नो करते हैं उसमें क्या होता होगा। तो जब हम नो मूवमेंट करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो एटलस और उसके जस्ट नीचे जो एक्सिस है, इन दोनों के बीच में भी ज्वाइंट होता है। और जो हमारी एक्सिस है ना, इसका नाम एक्सिस क्यों रखा? एक्सिस मतलब तो किसी चीज की एक्सिस, धुरी जिसके अलोंग कुछ घूम रहा है। तो एक्चुअली जो हमारी एक्सिस वर्टिब्री होती है ना बच्चों, उस वर्टिब्री में एक प्रोजेक्शन निकला रहता है ऊपर की तरफ, और उसी प्रोजेक्शन में हमारी एटलस ऐसे फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो जब हमें नो मूवमेंट करना होता है तो नो मूवमेंट में हमारी एटलस ऐसे ऐसे घूमती है। किसके अलोंग घूमती है? इस एक्सिस के, इस प्रोसेस के अलोंग ऐसे। ये प्रोसेस एक धुरी, एक एक्सिस का काम करता है, तो सेकंड वर्टिब्री का नाम रख दिया एक्सिस, और उसके अलोंग एटलस ऐसे ऐसे मूव करता है 180 डिग्री पर, तो हम नो मूवमेंट करते हैं। 360 पर नहीं घूम सकता, ठीक है। तो दूसरा ज्वाइंट जो एटलस और एक्सिस के बीच में है वो कौन सा है? वो है एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट। नॉडिंग मतलब यस, ठीक है, नो नॉडिंग मतलब नो मत कर देना, नॉडिंग नो मूवमेंट, ठीक है, क्लियर। तो बस ये दो जॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एक तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट और दूसरा C1 C2 का एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एक यस मूवमेंट के लिए, एक नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नाउ वर्टिब्रल कॉलम, और क्या बताया है भाई? वर्टिब्रल कॉलम के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रल और 1 कॉक्सिजियल, ये दोनों फ्यूज्ड हैं, ओके। नाउ ये बहुत बार आया है नीट में क्वेश्चन, आप पीवाईक्यूज करोगे आपको फ्रिक्वेंटली मिल जाएगा। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो ये क्वेश्चन पहले बहुत कंफ्यूज कर करके पूछते थे, कि ऐसे पूछ लेते थे कि इनमें से बताओ किसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होंगी। ऑप्शंस में आ जाएगा जिराफ, एलिफेंट, ह्यूमन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको लगेगा, कई बार लगता है जिराफ की गर्दन तो बहुत लंबी होती है तो उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री ज्यादा होती होंगी, या मान लो किसी छोटे एनिमल का नाम दे दिया रैट, तो हमें लगेगा उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री कम होती होगी। नहीं सर, बाकी वर्टिब्रीज का नंबर वेरी करता है, लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्री ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में कितनी है बच्चों? 7 ही है। ऑलमोस्ट वर्ड लगा दिया मतलब कोई एक्सेप्शन तो है। अब यहां तो दिया नहीं एक्सेप्शन, बट मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट कौन से मैमल्स हैं जिनमें 7 नहीं होती? एक तो मैनेटी, मैनेटी सुना है क्या? सी काऊ सुना है? बताया था मैंने जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था। समुद्री गाय, इसको समुद्री गाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये समुद्र में उगने वाली घास यानी एल्गी को खाती है। बाकी दिखने में ये काऊ की तरह नहीं होता, दिखने में ये सील की तरह होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो एक तो मैनेटी यानी सी काऊ, और दूसरा आपको ध्यान रखना है स्लॉथ। एनिमल्स होते हैं स्लॉथ, है ना, ये मतलब ट्रीज पे रहते हैं, आर्बोरियल होते हैं। स्लॉथ हमने वहां भी पढ़ा था, एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एल्गी इनकी बॉडी पर चिपक जाती है जस्ट फॉर सिम्बायोसिस, ठीक है। तो एक स्लॉथ बियर भी होता है बच्चों, स्लॉथ बियर अलग होता है और स्लॉथ अलग होता है। गूगल कर लेना, स्लॉथ का फोटो देख लेना, ठीक है। बड़े छोटे छोटे से क्यूट से आर्बोरियल एनिमल्स हैं ये। तो स्लॉथ और मैनेटी ये दो ऐसे मैमल हैं जिनमें 7 नहीं है सर्वाइकल वर्टिब्री, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। चाहे कितने भी उलझाए हुए ऑप्शन आए, कैमल, जिराफ, सब में 7 ही करना है आपको, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? क्या क्या करता है भाई वर्टिब्रल कॉलम हमारे लिए? एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, जैसे स्कल हेड, स्कल ब्रेन को करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को करता है। हमारे हेड को सपोर्ट दे रहा है क्या? हमारा हेड पूरा बैकबोन पे टिका हुआ है, ठीक है। प्लस रिब्स भी तो बैकबोन से जुड़ी होती है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ रिब्स पीछे से जुड़े होकर शुरू होकर आगे स्टर्नम पे खत्म होती है, तो रिब्स को अटैचमेंट दे रहा है बैकबोन, ठीक है। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी बैक की मसल्स को स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? बैक कौन सी, बैक की जो मसल्स हैं वो कहाँ जुड़ी हुई हैं? वो जुड़ी हुई हैं बैकबोन पर, तो बैक मस्क्यूलेचर को भी अटैचमेंट देता है। तो ये 4 फंक्शंस आपको बैकबोन के याद रखने हैं, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड, अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड अटैचमेंट फॉर बैक मसल्स, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका बैकबोन के बारे में।
बैकबोन के सामने की तरफ एक छोटी सी बोन है, बैकबोन जितनी लंबी नहीं है, कंपैरेटिवली शॉर्टर है, दैट इज द स्टर्नम बोन। इसके बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दी है कि भाई स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थॉरेक्स, थॉरेक्स के सेंटर में वेंट्रली प्रेजेंट होती है। एंड स्टर्नम को ध्यान रखना बच्चों ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। ठीक है, स्टर्नम का स्ट्रक्चर दिया नहीं है एनसीईआरटी में, जस्ट तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ लगाया है। ये देखो, ये हमारा स्टर्नम है, आप यहाँ पे ये यू शेप नॉच देखते हो, ये यू शेप नॉच आपके स्टर्नम की ही नॉच है, इसको जुगुलर नॉच बोलते हैं, पहले बहुत पूछते थे अब नहीं पूछते ज्यादा। ठीक है, और देखो हमारी स्टर्नम में ना क्या बोला हमने कि बैक जो रिब्स है वो बैकबोन से शुरू होकर हमारे स्टर्नम पर आकर अटैच होंगी। तो हमारे पास 12 पेयर रिब्स होती है ना, उनमें से जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं वो हमारे स्टर्नम पर डायरेक्टली अटैच रहते हैं। तो स्टर्नम पर 7 आपको फेसेट्स दिखेंगे, नॉचेस दिखेंगी फॉर द 7 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, ये फर्स्ट रिब के लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। ठीक है, तो 7 रिब्स आर डायरेक्टली, 7 पेयर रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम। तो स्टर्नम पर 7 नॉचेस होती हैं फॉर द रिब्स, एज वेल एज मैंने आपको अभी शुरू में कहा था कि हमारे जो हैंड है, हैंड की जो बोन है वो जुड़ेगी स्कैपुला से, स्कैपुला जुड़ेगी क्लैविकल से, और क्लैविकल जुड़ेगा स्टर्नम पे। तो ये नॉच किसके लिए है? क्लैविकल के लिए। ठीक है, तो स्टर्नम 2 तरह की बोन से जुड़ी हुई है, एक तो क्लैविकल से और एक रिब्स से। ओके, तो बस ये पॉइंट आप यहां पर ऐड कर दो कि स्टर्नम का फंक्शन क्या है। स्टर्नम प्रोवाइड अटैचमेंट टू क्लैविकल एंड रिब्स। कितनी रिब्स? 7 पेयर रिब्स। शुरू के जो 7 पेयर हैं वो स्टर्नम पर डायरेक्टली अटैच होते हैं। ओके, क्लियर। अब एक्सियल स्केलेटन के लास्ट पार्ट पे आ गए हम, दैट इज रिब्स। ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि रिब्स हमारा थोरैसिक केज बनाती हैं, है ना, पीछे की तरफ बैकबोन, सामने की तरफ स्टर्नम, उनको कनेक्ट करती हुई रिब्स। तो बन गया लंग्स के लिए एक पिंजरा, दैट इज थोरैसिक केज या रिब केज, जिनके अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड हैं। तो ये रिब है क्या भाई? देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। रिब एक बोन ही है, बहुत पतली बोन है। ठीक है, पसलियां कहते हैं इनको नॉर्मल लैंग्वेज में। दे आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द बैकबोन एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। ठीक है, अब उसमें भी ध्यान रखना कि अगर हम एक सिंगल रिब को देखें, ये देखो ये रिब पीछे से शुरू होकर ऐसे आगे आ रही है, पीछे से शुरू होकर घूमती हुई आगे आ रही है। तो पीछे अगर आप रिब के हेड को देखोगे ना बच्चों, दिख रहा है क्या आपको? ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करती हूँ एक बार दिखाने के लिए, तो रिब के हेड में आपको यहाँ पर ये ऐसे 2 फैसेट्स दिखेंगे। ये रिब का हेड है, एक ही हेड में 2 गड्ढे हैं, जो जैसे पीछे बैकबोन है, जैसे मान लो ये बैकबोन है, तो अब रिब यहां से कनेक्ट होकर स्टर्नम पर आएगी। तो एक रिब बैकबोन से 2 पॉइंट्स पे जुड़ी रहती है। ठीक है, वर्टिब्री से 2 पॉइंट्स पे जुड़ी रहती है, इसलिए हम बोलते हैं कि रिब का जो हेड है, हेड किसको मानेंगे? वो पार्ट जो बैकबोन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिब की शुरुआत हुई है बैकबोन से, इंसर्ट हो रही है स्टर्नम में। तो जो रिब का हेड है उसको कहते हैं बाईसेफेलिक। बाई यानी 2, सेफेलिक यानी हेड। रिब कैसी होती है? बाईसेफेलिक। 2 मतलब हेड पर 2 फैसेट्स होते हैं, बाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? सो यहां पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट हाईलाइट करो। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, जिसको आप हेड कहते हो, एंड दैट्स व्हाई रिब्स आर बाईसेफेलिक। डॉर्सल एंड का मतलब हेड, डॉर्सल एंड का मतलब हेड। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है कि यार रिब को आगे से शुरू होकर पीछे इंसर्ट होना चाहिए। नहीं, रिब्स की शुरुआत मानते हैं पीछे से और इंसर्शन मानते हैं आगे स्टर्नम में। क्लियर? नाउ अब हमारी बॉडी में हम क्या रहे हैं, 12 पेयर रिब्स है, तो उन 12 पेयर रिब्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। कौन से 3 पार्ट्स में? जो फर्स्ट 1 to 7 पेयर्स हैं वो मैंने आपको कहा ना सीधा स्टर्नम पर आकर अटैच है, तो इनको तो कहते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, जो नेक्स्ट 3 पेयर हैं, 8th 9th एंड 10th पेयर, 8th 9th एंड 10th पेयर, ये स्टर्नम पर अटैच नहीं होते, बल्कि देखो आप आपके डायग्राम में दिखाया भी है, ये फर्स्ट रिब है 1 2 3 4, ये 4th है ना, ये 5th, फिर ये पीछे से आ रही है 6th और ये आ रही है 7th। तो ये तो यहाँ स्टर्नम तक अटैच है,
लेकिन ये जो 8th 9th और 10th पेयर है ना, ये 7th रिब पर ही अटैच हो जाता है, यहीं पर। ये 8th रही, ये 9th रही, ये 10th रही, ये यहाँ स्टर्नम तक नहीं जाते, क्योंकि स्टर्नम वैसे भी इतना लंबा नहीं है, स्टर्नम तो यहीं खत्म हो गया। तो मैक्सिमम 7th रिब ही स्टर्नम तक पहुंच पाती है। 8th 9th और 10th रिब 7th रिब से जुड़ी रहती हैं। तो इन तीनों को कहते हैं बच्चों फॉल्स रिब्स। क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स। स्ट्रक्चर वाइज नहीं, सिर्फ अटैचमेंट वाइज। और जो लास्ट के दो पेयर बचे 11th एंड 12th, जो लास्ट के दो पेयर बचे 11th एंड 12th, वो तो और भी अलग है। उनमें पीछे बैकबोन से शुरू होती है रिब और आगे उनके पॉइंट्स कहीं इंसर्ट ही नहीं होते, बस वो ऐसे शुरू होती है और शुरू होकर यहीं पर उनके पॉइंट्स रहते हैं। मतलब ऐसा अगर इसको बॉडी में एग्जैक्टली देखें ना हम, तो ये इस जगह पर ना हमारी किडनीज होती हैं, तो ये लगभग किडनी को प्रोटेक्ट करे हुए हैं। तो इन दोनों रिब्स को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। यानी सारे ही तीनों तरह की जो रिब्स हैं, बैकबोन से तो सारी जुड़ी हैं, तीनों जुड़ी हैं, लेकिन अटैचमेंट अलग अलग जगह है, इंसर्शन अलग अलग जगह है। ये स्टर्नम में इंसर्ट हो रही हैं, ये 7th रिब पर इंसर्ट हो रही हैं, और ये कहीं इंसर्ट ही नहीं हो रही हैं। दैट्स व्हाई फ्लोटिंग रिब। और नंबर आप कैसे याद रख सकते हो? अपनी क्लासेस से याद रख सकते हो। आप 1st to 12th में पढ़ते हो तो 1st to 7th तो खूब मस्ती मारते हो, 8th में थोड़ा सिंसियर होना पड़ता है। कुछ में राजस्थान बोर्ड वगैरह में तो बोर्ड एग्जाम भी होते हैं 8th में, तो 8th 9th 10th क्लास अलग हो गई और 11th 12th तो आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ही, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि कौन सा पेयर किस में आता है। ओके, और ये भी याद रखना बच्चों, इन रिब्स का, ट्रू रिब्स का एक और नाम है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम दोनों में जुड़ी है। इनको कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, बताती हूँ कॉन्ड्रल क्यों। और इन दोनों को कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स। सिंपली ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, वर्टिब्रल रिब्स। कॉन्ड्रल वर्ड कहां से आया देखना, अभी हम रिब का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, तो रिब के स्ट्रक्चर में बच्चों एक और चीज याद रखना कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि रिब इज अ बोन, लेकिन हमारी रिब का 2/3 पार्ट तो बोन है, बट रिब का जो एंटीरियर 1/3 पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस इज अ कार्टिलेज। इसको बोलते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज। रिब का जो एंड, ये देखो यहाँ दिखाया है, अच्छा ये इन्होंने शायद सिर्फ बोनी पार्ट ही दिखाया है, ओके, यहाँ नहीं बनाते हम इसको। ये देखो यहाँ पर दिखाया है, इस वाले डायग्राम में देखो, ये रिब आ रही है पीछे से, ठीक है। तो इस रिब का यहाँ तक का पार्ट तो बोनी है, और ये जो अलग कलर से दिखाया है, दिस इज द कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टा वर्ड आता है रिब के लिए, तो कॉस्टा रिब का वो पार्ट जो कार्टिलेज का बना हुआ है, दैट इज कॉस्टल कार्टिलेज। नेचर ने इसलिए थोड़ा कार्टिलेजिनस बना दिया क्योंकि हमारी रिब्स ब्रीदिंग मूवमेंट करवाती है ना, तो उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए यहाँ पर कार्टिलेज डाल दिया, ठीक है। तो मान लो ये 7th रिब का कार्टिलेज है, और मैं तुम्हें कह रही हूँ 8th 9th और 10th यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो ये किससे जुड़ रही हैं? कार्टिलेज से। तो कार्टिलेज के लिए क्या वर्ड आता है? कॉन्ड्रल। तो इसलिए रिब को कह दिया, क्या कह दिया? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रू रिब्स तो हो गई वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, फॉल्स रिब्स हो गई वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, और फ्लोटिंग रिब्स हो गई ओनली वर्टिब्रल रिब्स। डन। तीनों नाम ये आपको याद रखने हैं, ये वाले नाम भी एनसीईआरटी में दिए हैं। देखो, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू थोरैसिक वर्टिब्री। अच्छा, उसमें भी मान लो पूछ लें कि कौन सी वर्टिब्री से शुरू हो रही है हमारी रिब्स, तो सर्वाइकल रीजन में थोड़ी ना है बच्चों रिब्स। रिब्स कहाँ है? रिब्स तो थोरैसिक रीजन में है, तो बट ऑब्वियस थोरैसिक वर्टिब्री से शुरू होंगी। एंड वेंट्रली दे आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम। स्टर्नम से जब ये जुड़ती हैं तो यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज, ये वही हाइलाइन कार्टिलेज है, कॉस्टल कार्टिलेज की बात हो रही है। जो रिब का आगे का कार्टिलेज वाला पार्ट है ना, कॉस्टल कार्टिलेज, वो कौन सी कार्टिलेज का बना हुआ है? हाइलाइन का बना हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, हमारी बॉडी में 3 तरह की कार्टिलेज होती हैं, तो जो हमारे टिप पर, ईयर पिन्ना पर है, ये तो इलास्टिक कार्टिलेज है। अभी जो आपने इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पढ़ी थी, वो फाइब्रस कार्टिलेज है, और ये जो है दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज। कहीं भी कार्टिलेज बोन के पास है ना, अगर बोन से जुड़ी हुई है, बोन के ऊपर है, तो वो जनरली हाइलाइन होती है, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे करते हैं, देखो अब आधी चीजें हटा दी, आधी रख दी। अब एनिमल टिश्यू में क्या होता था, सब चीजें पढ़ लेते थे ना तुम, कि कार्टिलेज क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, तो यहाँ कोरिलेट करने में दिक्कत नहीं आती थी। बट न्यू एनसीईआरटी ने एनिमल टिश्यू वाला सेगमेंट ही उड़ा दिया। हालांकि एनएमसी ने रखा है तो हम कवर करेंगे, बट आपको इतनी बीच बीच में जो मैं बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, ये जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है।
क्लियर? इवन यहाँ लिख भी लो तुम, ये जो तुमने इंटरवर्टिब्रल डिस्क लिखा था, ये कौन सी कार्टिलेज है? दिस इज फाइब्रस कार्टिलेज, दिस इज फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है? और ये जो रिब पर है, दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज. देन 8th, 9th and 10th pair do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. That's why vertebrochondral ribs, false ribs. And last two pairs जो हैं वो they are not connected ventrally, सिर्फ किससे जुड़े हुए हैं? vertebrae से जुड़े हुए हैं. These are the floating ribs. Okay? तो what is rib cage? Important line है, you know, thoracic vertebrae, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज. हो सकता है आपको उलझाने के लिए रिब केज में यहाँ पर 4 ऑप्शन बना दे, एक में लिख दे थोरैसिक वर्टिब्री, एक में लिख दे लंबर, एक में लिख दे सर्वाइकल. तो थोरैसिक वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम, ये तीनों मिलकर हमारा मेन रिब केज या थोरैसिक केज बनाते हैं, जिसका फंक्शन है लंग्स को प्रोटेक्ट करना, जिसका डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है. ठीक है, क्लियर? तो ये हुआ बच्चों हमारा एक्सियल स्केलेटन. अब रह गया हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स. ये चीजें हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. आज जो हमने चार्ट्स बनाए हैं, जो पढ़ा है, वो सारा का सारा अभी के अभी आपको रिवाइज करना है. एक बार एनसीईआरटी से दोबारा पढ़ो, मन में बोल के देखो कि कौन सी बोन कहाँ से कैसे जा रही है, तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी. ठीक है, चलो गुड बाय.